रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में आज बोले ही नहीं बल्कि गरजे। कहा ये कि चीन ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया है और पाकिस्तान ने 5,180 किलोमीटर की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया है, लेकिन एक एक इंच जमीन जो हमारी है इसे लेकर के रहेंगे। लेकिन चीन को भारत ने कह दिया है दो टूक, और रक्षा सूत्र में ये रक्षा मंत्री ने कह दिया LAC से चीन पीछे हटा है, लद्दाख में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाया जाएगा और पेंगोंग लेक में तनाव कम हो गया है। लेकिन संसद से चीन को राजनाथ सिंह ने किस तरह दो टूक कही है, पहली ब्रेकिंग न्यूज। भारत अपनी जमीन के एक एक इंच की रक्षा करेगा, ये राजनाथ सिंह ने कहा। LAC पर डिसएंगेजमेंट को लेकर भारत चीन में समझौता हो गया है। पेंगोंग लेक और साउथ के हिस्से से पीछे हटेगी सेना। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा LAC को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलैटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। लेकिन जानते हैं, अगर आप राजनाथ सिंह के एक एक शब्द को समझें, पढ़ें और समझने की कोशिश करेंगे तो एक एक शब्द में है भारत के लिए एक रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र जिसे संसद में चीन को दे दिया गया है, एकदम दो टूक जवाब क्या है और क्या बताया गया है अब आप समझें। पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन ने गोला बारूद इकट्ठा किया था, यह रक्षा मंत्री ने कहा। हमारी सेनाओं ने चीन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी। सितंबर से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की है। LAC पर यथास्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखने के लिए भारत का लक्ष्य है। चीन ने 1962 से ही काफी हिस्से पर कब्जा किया है। एक इंच जमीन किसी को लेने नहीं देंगे, ये राजनाथ सिंह ने कहा। पेंगोंग झील पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। उत्तरी और दक्षिणी तट पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हुआ है और चीन अपनी सेना को फिंगर 8 से पूर्व की ओर रखेगा। भारत भी अपनी सेना को फिंगर 3 के पास ही रखेगा, ये राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा है। लेकिन कैसे और कब से पीछे हटेंगी सेना, इससे पहले कि मैं डिबेट को ओपन करूं, आप ये भी देखें कि सेना के हटने की जो मोडालिटी है, ये मोडालिटी क्या होने जा रही है, एक एक करके आप देखें। भारत और चीन के बीच जो अभी का समझौता हुआ है, इसमें यह कहा गया है कि पेंगोंग लेक के दक्षिणी और जो उत्तरी किनारा है, यहां से सेना एक एक करके हटाई जाएगी। और सेना हटाने के अलावा यह भी कहा गया है कि फॉरवर्ड पोस्ट पर जितने लोग हैं, यानी फॉरवर्ड बेस पर जितने भी फौजी हैं, इन्हें भी हटाया जाएगा और इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा एक एक करके। चीन अपनी सेना को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूर्व में रखेगा, यह बात कही गई है। और भारत जो है फिंगर 3 के पास परमानेंट बेस पर फौज को रखेगा, यानी इसके आगे नहीं बढ़ाएंगे। यानी चीन फिंगर 8 तक ही रहेगा और भारत फिंगर 3 से आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। यानी वो वाली स्थिति जो अप्रैल 2020 वाली थी, ये सीधे तौर पर कह दिया गया है। हम एक बार डिबेट को ओपन कर देते हैं ताकि जो भी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में है अपना ओपिनियन दे सकें। इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह मेरे साथ में हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह है रिटायर्ड, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड VN झा भी मेरे साथ में हैं। कर्नल शिवदान सिंह, मेरा पहला सवाल आपसे है। हालांकि भारत और चीन के बीच समझौता हो गया है, कह ही यह दिया गया है कि पेंगोंग के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही किनारों पर अब डिस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन चीन क्या वाकई में इतना ईमानदार है? चीन पर भरोसा कर लेना क्या इतना ही आसान है? देखिए, इस वक्त चीन चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को। हमें ये इंडिया की सफलता ही है। ठीक है, इंडिया को बिग अचीवमेंट हुआ है कि इंडिया ने अमेरिका के थ्रू और क्वाड नेशंस के द्वारा चीन को ये महसूस करा दिया है कि अब इंडिया वो वाला इंडिया नहीं है जिसको आप चारों तरफ से घेर करके आप उसको अपनी मनमानी कर लेंगे। तो इसलिए और फिर मिलिट्रीली भी इंडिया ने चाइना को दिखा दिया है कि हम आपसे
आर्मी या मिलिट्रीली भी कमजोर नहीं है। अब इंडिया एक सुपर पावर की स्टेटस में आ चुका है। हालांकि चाइना उसको यूएनओ में सुपर पावर बनने से रोक रहा है, पर इंडिया अब अनऑफिशियली सुपर पावर भी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग भी है, मिलिट्रीली चाइना से बेटर है। चाइना की आर्मी इतनी ज्यादा डिवोटेड आर्मी नहीं थी इंडिया की है। चाइना में कंपलसरी आर्मी सर्विस के थ्रू सैनिकों को लाया जाता है जो कि दिल से युद्ध करना नहीं चाहते, मगर इंडिया में सब वॉलंटियरली सोल्जर्स है, सब अपनी मातृभूमि के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार है। सर दोबारा आपके पास आते हैं, लेकिन भारत चीन के बीच में विवाद क्या था और जिस विवाद को लेकर के रक्षा मंत्री ने ये बयान दिया है, अब आप ये समझें। भारत चीन के बीच विवाद को तुरंत ही चलाया जाए इन्फोग्राफिक स्टूडियो में, क्योंकि पूर्वी लद्दाख इलाके में मार्च अप्रैल 2020 में ये विवाद शुरू हुआ था। लगभग 9 महीने तक ये विवाद चला है। उस जमाने में आपको याद होगा तब पूर्वी लद्दाख के इलाके में चीनी सेना ने की थी घुसपैठ। चीन ने पीछे हटने से मना किया, एलएसी पर दबाव बढ़ा, भारत और चीन की सेनाओं के बीच विवाद बढ़ गया। जून 2020 में संघर्ष हुआ। भारत के 20 जवान गलवान में कैसे शहीद हुए और गलवान का गुनाह चीन का क्या था, हमने आपको लगातार बताया है। बड़ी तादाद में दोनों देशों ने बॉर्डर पर जवान तैनात किए। सर्दी में भी भारतीय सेनाओं की 3 टुकड़ियां तैनात रहीं। अब आप ये समझें ये फिंगर 4 और फिंगर 8 वाला माजरा क्या है और चीन और भारत के बीच में ये फिंगर वॉर असल में क्या है, एक एक करके समझें आप। ये जो आपको भी नजर आ रहा है ना, फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 8, फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, भारत अपनी तरफ से ये कहता है फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करेंगे, लेकिन वापस में फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 4 तक का जो इलाका है ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन चाइना का यह कहना है कि हम तो 8 से चलेंगे 1 तक जाएंगे, लेकिन 8 7 6 5 4 पर भी हमारा ही कब्जा रहेगा। इस तरह की बातें चीन की तरफ से की गई। अप्रैल 2020 में चीन ने फिंगर 4 पर ही आकर के अपने बेस कैंप बना लिए। जब भारत ने विरोध दर्ज कराया, भारत ने कहा कि ठीक नहीं करना है, आप जो भी समझौता 1962 के बाद में हुआ है आप तोड़ रहे हैं, आप वायलेशन कर रहे हैं। चीन ने कहा कि नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन फिंगर 4 पर ही ये लोग टिके रहे और फिंगर 4 के उत्तरी किनारे पर टिके रहे। दक्षिणी किनारे पर भारत ने अपना प्रभुत्व बना करके रखा। लेकिन चीन ने क्या किया कि फिंगर इलाके पर तो चीन ने अनरेस्ट क्रिएट किया ही, लेकिन चीन की जो तिरछी नजर थी वो दौलत बेग ओल्डी तक थी, ये दिप्सांग घाटी तक थी। चीन की जो डीएसडीबीओ की पूरी जो रोड है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाई जा रही है, यानी पूर्वी लद्दाख के पूरे इलाके की तरफ ज्यादा से ज्यादा अपनी विस्तारवादी नीतियों के साथ चलना चाह रहा था चीन। अब आप ये जानें कि भारत चीन के बीच ये फिंगर वॉर रहा क्या है, जिसे लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, अब यथास्थिति पर आ जाएंगे, यानी अप्रैल 2020 वाली जो स्थिति थी इसी पर रहेंगे। क्या है, फिंगर 4 और 8 के बीच चीन और भारत की सेना गश्त करती है। जैसा कि मैंने बताया, आमतौर पर भारतीय सेना फिंगर 8 तक गश्त करती है, वापस आती है और फिंगर 4 के आसपास आकर के रुक जाती है, और इसी रास्ते पर ही चीनी सेना की भी गश्त होती है। लेकिन क्या है ना, कई बार दोनों देशों की टुकड़ियां आमने सामने हो जाती हैं, और आमने सामने होने वाला जो इलाका है ये फिंगर 4 का इलाका है। कोरोना काल में चीन की सेना फिंगर 4 के पास आकर के बैठ गई, कहा कि हम यहां से उठेंगे नहीं, हम यहां से जाएंगे नहीं, और यहीं से विवाद शुरू हुआ। यह विवाद गलवान तक चला, फिर दौलत बेग ओल्डी की तरफ भी होने लगा, फिर दिप्सांग घाटी की तरफ भी होने लगा। पूर्वी लद्दाख में बहुत ज्यादा अनरेस्ट क्रिएट होने लगा। भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। 9 दौर की अलग अलग कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत हुई है, तब जाकर के अब यह पता चला है कि पेंगोंग का जो दक्षिणी और उत्तरी किनारा है, दोनों ही जगह से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। लेकिन ग्रुप कैप्टन वीएन झा, अब मुझे ये समझाइएगा, डिस्कलेशन तो हो रहा है, चीन के बारे में यह कहा जाता है कि चीन अपने हथियार तभी डालता है जब ठंड का वक्त होता है, लेकिन मार्च अप्रैल मई के बाद चीन उसके बाद फिर से अपनी आंखें उठाने लगता है। और चीन के बारे में एक बात और कही जाती है कि अगर आप दौलत बेग ओल्डी की तरफ से भगाएंगे तो फिर दिप्सांग में आ जाएगा, दिप्सांग की तरफ से भगाएंगे तो गलवान और पेंगोंग की तरफ से आ जाएगा, और पूर्वी लद्दाख से भी आपने भगाने की अगर कोशिश की तो फिर ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाता है, यानी अरुणाचल और सिक्किम की तरफ आ जाता है। इसकी इस स्ट्रैटेजिक पोजीशन को हम किस तरह से टैकल करें? देखिए रशीद जी, जो समझौता हुआ है वो वेलकम का समझौता है, क्योंकि जब शुरुआत में जब बातचीत शुरू हुई थी तो भारत का यही कहना था कि स्टेटस को एंटी, जो कि अप्रैल का मामला है, वहां पे जाओ। तो अभी जब ये 8 फिंगर के ईस्ट में जब जा रहे हैं तो ये स्टेटस को एंटी चाइना का पोजीशन हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 जगह और थे जहां पे चाइनीज ने ट्रांसग्रेशन की थी, एक था हॉट स्प्रिंग, दूसरा था घोघरा,
और तीसरा था गलवान के एरिया में। तो गलवान से तो पहले वो पीछे जा चुके थे। फिगर 14 जो है वो चाइनीज फ्री हो गया था, सॉरी PP 14 जो था वो चाइनीज फ्री हो गया था, पहले जा चुके थे। लेकिन अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो पेंगोंग का एरिया है, चीन ने अपनी नजर 3 जगह बना के रखी है इस ईस्ट लद्दाख में। पहला एक्सिस है कि वो डेप्सांग प्लेन से, डेप्सांग प्लेटो से तौलत बेग ओल्टी की तरफ एक्सिस बना के काराकोरम जो है वहां पे वो जाना चाहते हैं। दूसरा एक्सिस था ये पेंगोंग के एरिया से होके सीधा जो हमारा तौलत बेग ओल्टी दुर्मुख रोड है उस पे आंखें जमाना चाहते थे। और तीसरा जो है वो चुशुल के बाद डेमचौक के एरिया में वो वहां पे ट्रांसलेशन चाहते थे। तो चीन का ये 3 एक्सिस जो था वो अपने निगाह में रखे हुए थे। जबकि जब से हमने ये 29 अगस्त को 30 अगस्त को जब से हमने अपना पोजीशन जो था वो लिया इसके ब्लैक टॉप पे, हेलमेट टॉप पे, और उसके बाद सारे जो एरिया हमने लिया हुआ है, इसके बाद चीनी सेना बिल्कुल सख्ते में आ गई है, क्योंकि वो अब 1 इंच भी सर एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। आगे नहीं। सर एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, चीन के खिलाफ अमेरिकी सरकार सख्त हो गई है। यानी चीन के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत सख्ती दिखाई है। अमेरिका ने नया टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की चुनौती को देखकर के ऐसा फैसला किया गया है। और क्योंकि चीन के बारे में यह कहा जाता है जल थल नभ, चीन को कहा जाता है जमीन चोर, और ये अमेरिका भी जानता है। और ये जमीन चोर चीन कैसे रहा है और क्यों आखिरकार जो बाइडेन इतने सख्त हो गए हैं, ये जानने के लिए आपको फिर से एक अपने ज्योग्राफिकल स्टूडियो में लेकर के चलते हैं। ये एक ऐसा वर्चुअल ज्योग्राफी स्टूडियो है जो कि आपको बताएगा कि हम क्यों ये कह रहे हैं कि चीन जमीन चोर है। अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, वो 6 देश हैं जिन पर चीन कब्जा किए बैठा है। इनमें पूर्वी तुर्किस्तान का इलाका है जिसे शिनजियांग का नाम दिया जाता है। इसमें इलाका है दक्षिणी मंगोलिया का, और इसके अलावा ताइवान, हांगकांग, मकाऊ और तिब्बत के इलाके अभी आपको नजर आ रहे हैं। 6 देशों की आप मान करके चलें 41.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर चीन ने अपना कब्जा जमाया है, जो अभी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और कुल जमीन का जो पूरी चीन की जमीन है ना, इनमें से 43% यह हिस्सा आता है। फिर से समझिएगा, लगभग 41 लाख स्क्वायर किलोमीटर अलग अलग जितने भी स्टेट्स आपको नजर आ रहे हैं, इनकी जमीन पर चीन कब्जा जमाए बैठा है। चीन की कुल जमीन का 43% हिस्सा यहीं से आता है। और भारत की भी, जैसा कि बताया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा जमाए बैठा है। लेकिन हमने ये कह दिया है कि नहीं, हम किसी भी तरह से कब्जा नहीं होने देंगे, हम अपनी एक इंच जमीन वापस लेंगे। 1949 में दरअसल क्या हुआ था कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन 1949 में चाइना में आया, तभी से ये विस्तारवादी नीति बढ़ती चली गई। आप तिब्बत कह लें, पूर्वी तुर्किस्तान कह लें, इनर मंगोलिया पर कब्जा किया, हांगकांग और मकाऊ पर कब्जा किया। हालांकि हांगकांग पर 1997 में कब्जा किया, 1999 में मकाऊ पर कब्जा किया, और जमीन के अलावा समंदर पर भी चीन अपनी दादागिरी दिखाता रहा है। 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले दक्षिणी चीन सागर में भी चीन अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। लेकिन आज रक्षा मंत्री के 2 टूक के बाद मेजर मोहम्मद अली शाह, क्या यह माना जाए कि चीन मानेगा अपनी विस्तारवादी सोच और विस्तारवादी नीति पर कुछ कंट्रोल कर पाएगा या नहीं? देखिए, अगर मेरे से पूछे जाए तो मैं तो चीन पे बिल्कुल यकीन नहीं करता हूं। और हालांकि वेलकम स्टेप है, जैसे कि डॉक्टर वीएन झा साहब ने बताया, बिल्कुल है। लेकिन चीन ने अपने आप को बार बार कई बार साबित कर चुका है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। तो इसमें हो सकता है कि जानों का वक्त हो, उनके सिपाही ठुकर रहे हो, हमारे सिपाही जो तैनात है, ये भी हो सकता है। इसके लिए अभी वो चालबाजी खेलते हैं, और अगर एक पॉइंट से नहीं तो दूसरे पॉइंट से, उस पॉइंट से तो किसी और पॉइंट से, वो पक्का दोबारा वही कोशिश करेंगे। क्योंकि सही बात है, एक पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, यानी कि जब तक एक फेंस नहीं होगी ना, हमारे पड़ोसी, आम घर पे भी आप देख लीजिए, मालूम नहीं है किसका लैंड किसका है। तो जब 4 जुलाई 1914 में जब शिमला पैक्ट साइन हुआ था, तो एक एक थिक लीड पेंसिल से एक स्मॉल स्केल मैप पे लाइन ड्रॉ की गई थी, वो है मैकमोहन लाइन। अब पूरे इंडो चाइना बॉर्डर के पे आप कह ही सकते कि भाई कौन सा इलाका चीन का है, कौन सा इंडिया का है। और जब तक ये पॉलिटिकल टॉक्स डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा, फाइल्स में नहीं होगा कि कौन सा हिस्सा हमारा है, कौन सा हिस्सा चीन का है, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। और ये मिलिट्री टॉक्स देखिए, कितनी मिलिट्री टॉक्स हुई, मैराथन टॉक्स 20-20 घंटे, और फेल हुई। और यहाँ पे अब हो गया, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन चीन जो है ये चालबाजी खेलेगा, दोबारा करेगा, ये सुधरेगा नहीं जब तक ये चीन जो है परमानेंट मेंबर है यूएन का। ठीक है। और ये चीन को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, उसके पास एक अच्छा मौका है पूरी दुनिया को चीन को दिखा मेहनत देने तो का, करनी पड़ेगी। लेकिन चीन की जो टेढ़ी नजर का जाल है ना मेजर मोहम्मद अली शाह, यही सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये टेढ़ी नजर का जाल क्या है, अब आप इसे भी समझें।
पूर्वी लद्दाख का इलाका सिर्फ पेंगोंग के आसपास का इलाका ही नहीं है, पेंगोंग से लेकर के गलवान तक। और बाकी आप ये देखें कि पेंगोंग झील के बारे में हम बता रहे हैं, हिमालय में 4350 मीटर की ऊंचाई पर यह पेंगोंग झील है, जहां पर पूरी तरह से कब्जा जमाना चाहता है कौन? चीन। पेंगोंग के अलावा और कौन कौन से इलाके हैं, बदलते रहें, ये इंफोग्राफिक बदलते रहेंगे। हाँ, झील करीब 135 किलोमीटर लंबी है, इसका पश्चिमी भाग भारत के पास में है। पेंगोंग झील के बारे में एक बात कही जाती है कि उत्तरी किनारे पर कटे हुए पहाड़ हैं और जिन्हें ही फिंगर्स कहा जाता है, और फिंगर के पूरे इलाके पर चीन अपना कब्जा जमा लेना चाहता है। और इसके बाद झील का इसके बाद फिर उसके बाद दौलत बेग ओल्डी आप आ जाइए। दौलत बेग ओल्डी यानी दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी, और 16,614 फीट की ऊंचाई पर यह हवाई पट्टी बनी है। और जो डीएसडीबीओ रोड है ना, दौलत बेग ओल्डी तक ही जाती है। इसी डीएसडीबीओ रोड पर बाकी ये सारे के सारे इलाके आते हैं, जिनमें जो फिंगर एरिया भी आ जाता है। फिर उसके बाद दौलत बेग ओल्डी का नेक जो है उसे कहा जाता है कि वो देप्सांग घाटी है। दौलत बेग ओल्डी, पेंगोंग, गलवान और देप्सांग घाटी, इन सभी पर कब्जा जमा लेना चाहता है चीन। लेकिन दशानन के 10 पाप हैं। ये 10 पाप जो 1962 से लेकर के अभी तक भारत ने झेले हैं, ये 10 पाप क्या क्या हैं, अब एक एक करके आप देखें। 1958 में अपने नक्शों को चीन ने कम्युनिस्ट शासन आने के 11 साल के बाद में अपने इलाके में दिखा दिया। 1954 में भारतीय इलाकों पर जो ये शासन दिखा रहा था चीन, भारत ने कर दिया ऐतराज। इसके बाद क्या हुआ? 1958 में भारतीय इलाके में धोखे से सड़क बना दी। 1958 की वजह से 1962 की फिर जंग हुई। लेकिन इस बीच चीनी राष्ट्रपति ने भारत के इलाकों पर दावा कर दिया। भारत ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन बावजूद इसके 1962 में चीन से एक और पाप किया और भारत के साथ धोखे से युद्ध को अंजाम दिया। हालांकि तब से लेकर के अभी तक भारत बहुत बदल चुका है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मामले में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को 1967 में गिरफ्त में ले लिया, लेकिन भारत ने इसका करारा जवाब दिया। नाथुला के पास चीनी सैनिकों ने मोर्टार दागे, तब भी भारत ने 1967 में करारा जवाब दिया। 1962 जैसी हरकत दोबारा से चीन दोहराने लगा 1986 के बाद। 86 से लेकर के अब तक लगभग 2, 2.5, 3 दशकों में चीन ने इसी तरह से अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की है। अरुणाचल के अफसर को वीजा देने से इनकार किया था 2007 में, और इसके अलावा 2017 से लेकर के 20 तक में डोकलाम, पेंगोंग, गलवान पर इसने कई गुनाह किए हैं। एक बार फिर से चलते हैं कर्नल शिवदान के पास में। कर्नल शिवदान, चीन क्या करता है ना, उस जगह को, उस ट्राई जंक्शन को पकड़ता है जहां पर किसी भी पड़ोसी मुल्क को अपने साथ में मिला ले। डोकलाम की स्थिति में उसने यही किया था, चीन ने ठीक यही काम किया था। और नेपाल को जब साथ में लेना होता है, नेपाल को साथ में ले लेता है। LAC की तरफ पाकिस्तान को साथ में लेना होता है, पाकिस्तान को साथ में ले लेता है। ये जो इसकी ट्राई जंक्शन को साथ में लेकर के भारत पर अटैक करने की पॉलिसी है, इसे टैकल किस तरह से किया जाए? देखिए, इस समय चीन ने अपने जो नेबरिंग छोटे छोटे देश हैं, हाँ, उनको अपने कब्जे में पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली लेने की कोशिश की है। हाँ, जैसा कि पाकिस्तान में CPC की योजना लागू कर दी है और नेपाल के अंदर उसकी कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है। इस प्रकार से क्या करता है कि अपनी मेन लड़ाई को अपने दूसरे साथ के कंधे पर बंदूक रख के चलाने वाली काम करता है। ठीक है। इसलिए हमें अपने नेबरिंग कंट्रीज को, खासकर नेपाल, भूटान, म्यांमार इत्यादि के साथ में अपने रिलेशंस को अच्छा रखना है, जिससे ये चीन के हाथ की कठपुतली ना बन जाए। पाकिस्तान तो ठीक, लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान तो ठीक, क्योंकि हमें ये पता है कि हाँ, ये पारंपरिक हमारा शत्रु है पाकिस्तान। लेकिन बाकी अभी श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल के साथ जिस तरह के रिश्ते रहे हैं, आपको लगता नहीं ग्रुप कैप्टन VN झा कि बहुत अलर्ट और अलार्मिंग होकर के हमें रहने की जरूरत है? जी हाँ, हमेशा के लिए, क्योंकि चीन पे जैसे अली बता रहे थे, भरोसा तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और आपका भी अंदेशा बिल्कुल ठीक ही है कि जब समय खत्म होगा, जब ये मिडिल समय खत्म होगा, फिर चीन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जरूर करेगा, क्योंकि ये इसकी अपनी फिंगर ट्रबल है, वो कुछ ना कुछ जरूर करने की कोशिश करेगा। इसीलिए अभी ये जो ब्रीदिंग टाइम है, इस ब्रीदिंग टाइम में एक अलायंस तो बनाना पड़ेगा। जैसे शिवदान जी कह रहे थे कि नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, और इसके अलावा भी वियतनाम है। वियतनाम को लेके, फिलीपींस को लेके, इंडोनेशिया को लेके हमें एक अलायंस बनाना पड़ेगा, और साथ ही क्वाड प्लस उसको स्वरूप देनी पड़ेगी।
क्योंकि जब बहुत भी जल्दी, एक तरफ प्रेशर सर आएगा। आपको रोकना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि क्लोजिंग कमेंट के लिए मुझे मेजर मोहम्मद अली शाह के पास जाना जरूरी है। मेजर मोहम्मद अली शाह, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं तो ये कहूंगा ना कि हमने पेंगोंग एक तरीके से जीत लिया है, अगर पेंगोंग का ये इलाका हमने जीत लिया है तो इसके मायने क्या है? जी, अगर हमने पेंगोंग एक तरफ से जीत लिया है तो इसके मायने क्या है? इसके बहुत मायने, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकल लोकेशन पे है, पहली बात तो वो। उसके बाद हमें एक और चीज स्ट्रैटेजिकली ध्यान रखनी चाहिए कि 1979 में वियतनाम ने क्या किया था। वियतनाम जब चाइना आई थी उनको अटैक करने के लिए, तो वियतनाम के बॉर्डर गार्ड से बॉर्डर पे हिफाजत कर रहे थे, बॉर्डर गार्ड्स पीछे हटते गए, और जब उनकी रेगुलर आर्मी के साथ चीन की आर्मी टच में आई, तब वियतनाम की आर्मी ने चीन की आर्मी को यूं मार गिराया और भगा के वहां से, और लॉकडाउन भी हमने ले लिया। अब अगर हम पीछे अभी हट रहे हैं, ठीक है, हमको चीन मेजर शाह कुछ टेक्निकल स्नैग आ रहा है, क्योंकि आपके साथ जो कांटेक्ट हमारा हो रहा है उसमें कुछ टेक्निकल स्नैग है। लेकिन आप तीनों ही डिफेंस एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया, मेजर मोहम्मद अली शाह, कर्नल शिवदान सिंह और इसके अलावा ग्रुप कैप्टन वीएन झा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज को बेशकीमती वक्त देने के लिए। ड्रैगन की दादागिरी पर ब्रेक तो लगाई ही है भारत ने, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर चाइना कहीं पर रुकता है तो वो ये भी कहता है कि हम चंद इंच में बिलीव नहीं करते, हम चंद एकड़ में बिलीव नहीं करते, हम तो कदम कदम में बिलीव करते हैं, और कदम कदम के साथ जो विस्तारवादी नीति है इस पर ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है।